नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इतिहास के चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि 2023 में जो आप लोगों का सोशल साइंस का पेपर हुआ था वो थोड़ा हार्ड आया था पेपर। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आप लोग देखते हो ना तो इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे सब मैं आपको बता दूंगा, एक भी आपके एग्जाम में नहीं छूट पाएगा इस चैप्टर से, ठीक है ना। तो वीडियो को सभी लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि जर्मनी एवं इटली वर्तमान में किस महादेश में है। किस महादेश में है तो आपका पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो पहला का आंसर मिल जाएगा आपका बी नंबर वाला, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर बाबू क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से हुई थी। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से हुई थी, यह क्वेश्चन आपको नया मिल रहा होगा। याद रखना दोस्तों, पुनर्जागरण आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुनर्जागरण, ठीक है ना। दूसरा का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुनर्जागरण। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों 3 नंबर। ये तीसरा नंबर आपके लिए प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो तीसरा का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कार्बोनरी। ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी नंबर वाला, ठीक है ना, कार्बोनरी। सभी लोग याद रखना कार्बोनरी, ऑप्शन नंबर बी वाला सी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर ये क्वेश्चन आपका है कि मेजनी ने 1834 में किस संस्था की स्थापना की थी। मेजनी ने 1834 ईस्वी में किस संस्था का स्थापना किया था, तो हमारा 4 का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यंग यूरोप का, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी हमारे स्टडी प्लस ऐप को नहीं डाउनलोड किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से आप लोग स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड करिए। वहाँ पर मैं प्रैक्टिस मॉडल सेट दिया हूँ, ठीक है ना। तो सभी लोग जल्दी से डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप का नाम है स्टडी प्लस। आप लोग प्ले स्टोर में भी सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से जाइए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर। ये क्वेश्चन दोस्तों यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया था। अभी मैंने आपको बताया कि मेजनी ने 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया था। तो आंसर क्या मिल जाएगा आपका, मेजनी मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों इटली एवं जर्मनी का विरोधी देश कौन था। इटली और जर्मनी देश का जो विरोधी था ना वो कौन सा देश था, तो 6ठा का आंसर मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इटली एवं जर्मनी का विरोधी देश कौन सा, ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया अलग हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। दोस्तों ये 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 7 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है कि जुलाई 1830 की फ्रांस की क्रांति के बाद किस वंश की गद्दी सौंपी गई। किस वंश को गद्दी सौंपी गई थी ना, किस वंश को, ठीक है ना। तो यहाँ पर आर्लीय वंश हो जाएगा। यहाँ पर आर्लीय वंश जो आपको बी नंबर में दिख रहा है ना, 7 का आंसर बी नंबर मिल जाएगा आर्लीय वंश को, ठीक है ना। याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर। ये प्रश्न है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था। किस सम्मेलन में क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था, तो 8 का आंसर मिल जाएगा लॉसने सम्मेलन। लॉसने सम्मेलन डी नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है ना। रियो डी जनवरो नहीं बल्कि लॉसने सम्मेलन। ओके, आंसर मिल जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन बाबू, हिगेल किस देश का दार्शनिक था। हिगेल किस देश का दार्शनिक था, तो 9 का आप लोग आंसर लगाइएगा जर्मनी का, ठीक है ना। हिगेल जर्मनी का दार्शनिक था। ओके, सारे लड़के आंसर ठीक लगाना। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि वियना कांग्रेस कब हुआ। बाबू आपको पता है ना वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1815 ईस्वी में हुआ था। सभी लोग अच्छे से याद रखना। अगला आपके लिए क्वेश्चन है 11 नंबर। ये क्वेश्चन नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था। 1804 ईस्वी में। आप लोगों को पता ही होगा कि नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन आपका आता है 12 नंबर। ये क्वेश्चन वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। किसने की थी इसकी अध्यक्षता, तो हमारा 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटरनिक, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, मेटरनिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो ये हमारा क्वेश्चन है कि मेटरनिक कौन था। मेटरनिक कौन था, दोस्तों याद रखना मेटरनिक ना ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। याद रखना 13 का आंसर मिलेगा ए नंबर वाला। ओके, अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो यह हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर। ये क्वेश्चन 1829 में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी, तो आपको पता है ना तुर्की के साथ हुई थी। किस देश के साथ हुई थी, तुर्की देश के साथ हुई थी। सभी विद्यार्थीगण इसका आंसर याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर। ये क्वेश्चन है मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, पुरातन व्यवस्था की स्थापना करना। मेटरनिक का मुख्य उद्देश्य यही था। आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है मेटरनिक युग क्या है, तो आप लोग बता देना, ठीक है ना। मेटरनिक का मुख्य उद्देश्य यह था कि पुरातन व्यवस्था की स्थापना करना। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन
16 नंबर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 16 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोसूत एवं फ्रांसिक डिक नामक क्रांतिकारी किस देश के थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। कोसूत एवं फ्रांसीसी डिक नामक क्रांतिकारी किस देश के थे? तो इस 16 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हंगरी। ठीक है ना, सभी लोग याद रखना हंगरी होगा। एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आजकल क्वेश्चन घुमाकर पूछ रहा है ना, तो इस सभी में क्वेश्चन याद करोगे ना, तो इस सभी में कहाँ से घुमाकर पूछेगा ना, तो आप आसानी से बता दोगे, सारे का आंसर दे दोगे। ठीक है ना, क्योंकि ना एकदम बुक से एकदम एक बुक से निचोड़ कर क्वेश्चन बनाया गया है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, तो याद रखना 16 का आंसर बी नंबर मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन आता है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? दोस्तों हंगरी की राजधानी आपको पता है ना, बुडापेस्ट होता है। कहाँ पर होता है? बुडापेस्ट। याद रखना हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, वैसे ही हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ठीक है ना, अगला आपका क्वेश्चन है 18 नंबर। ये हमारा प्रश्न है कि महान कवि लॉर्ड वायरन कहाँ के रहने वाले थे? महान कवि लॉर्ड वायरन कहाँ के रहने वाले थे? तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, ये हमारे इंग्लैंड के रहने वाले थे। इंग्लैंड, ठीक है ना, अंग्रेजों का देश इंग्लैंड के रहने वाले थे। ओके, आंसर क्या मिल जाएगा? आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको पढ़ने वाला है। ये क्वेश्चन कहा था कि किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था? याद रखना दोस्तों, यह कथन हमारे मेटरनी का ही है। मेटरनी ने नहीं कहा था कि जब फ्रांस छींकता है ना, बाकी यूरोपीय जो देश है जैसे तुर्की हो गया, बाकी सबको खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, मतलब यह कथन मेटरनी जी का ही है। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन हमारा कालसवाद का कानून किसने लागू किया था? कालसवाद का कानून किसने लागू किया था? तो यहाँ पर हमारा 20 का करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी को देखने को, मेटरनिक। ठीक है ना, मेटरनिक बहुत ही खतरनाक आदमी था। ठीक है ना, अगला आपका क्वेश्चन यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना हम लोग किसे कहते हैं जी? तो हम लोग यूनान को कहते हैं। किसको कहते हैं? यूनान को कहते हैं। अगर किसी भी व्यक्तियों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके बताना। ठीक है ना, कि सर जी हमको इसमें डाउट है। अगला क्वेश्चन है, सोडावा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच हुआ था। सोडावा का युद्ध कब हुआ था? तो आपको पता ही होगा, 1870 ईस्वी में हुआ था। तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में हुआ था। ठीक है ना, याद रखना आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। ओके, अब दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है कि काउंट कबूर की मृत्यु कब हुई थी? तो काउंट कबूर की मृत्यु कब हुई थी? 1862 में हुई थी ना। कब हुई थी? 1862 ईस्वी में हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो बाबू गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। क्या था बाबू? गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। आंसर मिल जाएगा डी नंबर वाला। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन क्या है, वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो बुर्बो वंश हो जाएगा। आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर 25 का। ओके, अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो हमारा क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करना, या फिर गणराज्यों की पुनर्स्थापित करना, या फिर राजतंत्र को? तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग एकदम निश्चिंत होकर जवाब दीजिएगा। राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना वियना कांग्रेस का उद्देश्य था, वियना कांग्रेस का। ठीक है ना, याद रखना हमारा आंसर मिलेगा ये हमारा सी नंबर वाला, राजतंत्र। अगला हमारा क्वेश्चन, 1832 में स्वतंत्र यूनान का राजा कौन था? कौन बना? ठीक है ना, 1832 में स्वतंत्र यूनान का राजा बना था, लेकिन उस राजा का क्या नाम था? कौन था वो राजा? तो उस राजा का दोस्तों नाम था ओटो। क्या नाम था? ओटो। आप लोगों का नाम पता ही होगा, और पता ही होगा आप लोगों को, ये क्वेश्चन देखने को भी मिला होगा। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस में पुरातन व्यवस्था लागू करने के लिए किसने राजा नियुक्त किया? किसे राजा नियुक्त किया? तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, लुई 18वां। ठीक है ना, लुई 18वां, लुई 16वां, ये कौन सा था जी? बहुत सब था ना। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, 1853 और 1854 में क्रीमिया युद्ध में संयुक्त सेना का साथ किसने दिया था? 1854 और 53 में जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था, उसमें किस सेना का साथ दिया था इनका युद्ध में? तो यहाँ पर 29 का आंसर मिल जाएगा, काबुल की जो सेना का साथ मिला था, काबुल की सेना का। इनका मृत्यु कब हुआ था? 1862 ईस्वी में। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला आपका क्वेश्चन है, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। रक्त और लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो बाबू लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। इस क्वेश्चन को देखिएगा तो गैरीबाल्डी ही ने शायद किया था। एक बार इस क्वेश्चन को एक बार देखिएगा। ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन को एक बार देखिए तो 31 नंबर वाला क्वेश्चन को
थोड़ा सा कन्फ्यूज है, वही होना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क प्रस्ताव का प्रधानमंत्री किस वर्ष बा। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन हमको बना, हाँ किस वर्ष बना, यही है क्वेश्चन कि बिस्मार्क प्रस्ताव का प्रधानमंत्री किस वर्ष बना था। यहाँ पर बना छूट गया, ठीक है ना, ध्यान रखना किस वर्ष बना था। तो बाय द वे इसका आंसर आप लोग याद करें 1864 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1864 में बना था। बिस्मार्क प्रस्ताव का प्रधानमंत्री कब बना था? 1864 में। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संधि के द्वारा जर्मनी एवं इटली का एकीकरण पूरा हुआ था? किस संधि के द्वारा? तो आप लोगों ने दोस्तों, आप लोगों ने फ्रैंकफर्ट की संधि आप लोगों को याद होगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? अभी क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है, एकीकरण के पश्चात जर्मनी का सम्राट कौन बना? एकीकरण के पश्चात जर्मनी का सम्राट कौन बना था? तो विलियम फर्स्ट बना था, याद रखना विलियम फर्स्ट बना था, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी, ठीक है ना, आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 36 नंबर, ये क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो आपका यूनान हो जाएगा ना, आंसर क्या मिल जाएगा? सी नंबर मिल जाएगा, यूनान। ओके ओके ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, ये आपका प्रश्न है कि हितेरिया फिलाइक एक संस्था थी तो राष्ट्रवादियों की, ठीक है ना, यानी कि राष्ट्रवादी का, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है, टिप्पू सुल्तान शासक था तो मैसूर का, टिप्पू सुल्तान शासक था तो मैसूर का, ठीक है ना। टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति किसने अपनाई थी? तो यहाँ पर दोस्तों लुई फिलिप हो जाएगा, यहाँ पर आंसर मिलेगा आपका बी नंबर, लुई फिलिप, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 40 में 1870 में फ्रांस और प्रुसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सोडवा में हुआ था। अब आपको बताना सोडवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 इसमें फ्रांस और प्रुसिया के बीच में हुआ था। ओके, तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर फ्रांस प्रुसिया के बीच में, आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर वाला। ओके, यही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में जोकोबिन बल्ब की स्थापना की थी। भारत में जोकोबिन बल्ब की स्थापना, कल्ब की स्थापना ना, तो कल्ब की स्थापना किसने किया था? 41 का आंसर मिल जाएगा, टिप्पू सुल्तान ने किया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, यूनान के स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यहाँ पर 42 का आपका आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर मिल जाएगा अलेक्जेंडर चिपलस्टांटी, ठीक है ना, याद रखना आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर भी अलेक्जेंडर चिपलस्टांटी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है 43 नंबर, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। तभी ना जब भी मतलब कि वो कहता है ना मेटरनिक जी कि जब भी फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोपीय देशों को सर्दी जुकाम हो जाता है, इसलिए उसको मरीज कहा जाता है ना, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है, जर्मनी के संसद यानी कि प्रतिनिधि सभा को क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं जी? तो 44 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना, डाइट कहते हैं। ओके, अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब लगा? यानी कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर सिग्नेचर कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। ओके, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि जर्मनी के एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ था? जर्मनी के एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ था? तो भाई इसका आंसर याद रखना, प्रुसिया, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, ब्रुसेन सेप्ट किसकी राष्ट्रवादी सभा थी? ब्रुसेन सेप्ट किसकी राष्ट्रवादी सभा थी? तो 47 का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर शिक्षक छात्र का, ठीक है ना, आंसर मिल जाएगा आपका 47 का बी नंबर। ओके, अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ, काउंट काबूर ने विक्टर एमेनुअल को किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर। ओके, तो आंसर मिलेगा 28 का बी नंबर वाला। अगला आपका क्वेश्चन, गैरीबाल्डी का जीवनी किस भारतीय ने लिखा था? गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, आपको पता है, लेकिन गैरीबाल्डी का जीवनी किस भारतीय ने लिखा था? तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, गैरीबाल्डी का जीवनी हमारे एक भारतीय महान व्यक्ति ने लिखा था जिसका नाम था लाला लाजपत राय, ठीक है ना, लाला लाजपत राय, ठीक है ना, आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ, श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्र का वृक्ष किसने लगवाया? श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्र का एक वृक्ष किसने लगवाया था? तो यहाँ पर भाई देव आपका एक आंसर मिलेगा, टिप्पू सुल्तान नहीं, हाँ टिप्पू सुल्तान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? अभी मैंने आपको बताया क्रीमिया युद्ध 1853 से 1854, अभी जस्ट मैंने बताया था। और इसी युद्ध में किसका साथ मिला था? तो काबूल के सेना का साथ मिला था ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो मेजनी को कहा जाता है जी, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन आपका है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो यहाँ पर 53 का आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा बिस्मार्क, ठीक है ना, हाँ बिस्मार्क हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन बिस्मार्क कौन था। तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था, ठीक है ना, कौन था, एक कूटनीतिज्ञ था। आंसर याद रखने की चीज़ है। अगला क्वेश्चन इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है। तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है, बाकी सबका है। ओके, अगला आपका क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन सा था। ऑस्ट्रिया था ना, कौन सा था, ऑस्ट्रिया था, ठीक है, कौन था दादी, ऑस्ट्रिया। ओके, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में से कौन था सा। ये इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है। देखिए तो इस क्वेश्चन, हाँ ऑस्ट्रिया, हाँ ऑस्ट्रिया ही हो जाएगा, ठीक है, हाँ ऑस्ट्रिया होगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आपका कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। अभी एक क्वेश्चन दोनों एक साथ आया था ना, अभी एक क्वेश्चन आया था ना बिस्मार्क, अभी मैंने आपको बताया था बिस्मार्क, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन इटली एवं एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है। तो आपका होगा ये आपका बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो यहाँ पर हमारा आंसर मिलेगा संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है ना, आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 20 संवैधानिक राजतंत्र। अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। याद रखें दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था, तो बिस्मार्क था। ओके, अगला आपका क्वेश्चन बनता है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, आपको याद होना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ओके, अगला आपका क्वेश्चन है उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। 1976 में हुआ था, बट यहाँ पर 75 दिया, लेकिन फिर भी ये भी सही है, 1976 में भी हुआ था। तो 1976 में बहुत लोग कहते हैं, लेकिन आप लोग 1975 भी टिक लगा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी इसके आसपास तो कुछ दिया नहीं है, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था। इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था। बहुत ही टफ क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखने की चीज़ है, ठीक है ना। तो आंसर क्या मिलेगा जी, आंसर क्या मिलेगा, हाँ तो यहाँ पर मेजनी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, मेजनी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि सविनय अंग्रेज आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। वायसराय कौन थे उस समय, पता है कौन थे, उनका नाम हमको याद था, हाँ इरविन, हाँ इरविन इधर दिया है ना, लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला आपका क्वेश्चन है वियतनाम का एकीकरण हुआ। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। तो मैं बात करूं वियतनाम का एकीकरण 1975 में ही ना हुआ था। वियतनाम का एकीकरण यानी कि 1976 में, समझ रहे हो ना, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ओके, तो एक काम करना, अभी तो इस चैप्टर को मैं आप लोगों को मैंने केवल छाछट ही बताया, मैंने आपको पूरा ऑब्जेक्टिव बता दिया। इस चैप्टर से जहाँ से भी पूछेगा सब का सब इसी में से पूछेगा, ठीक है ना, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। और आप लोग शाम को क्लास ज़रूर करिएगा सभी विद्यार्थी, ठीक है ना, शाम को आप लोगों को क्लास ज़रूर करना है, बिल्कुल मत छोड़िएगा। ओके।